काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय बेचू है ना, जिसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है ना। तो क्या बेचू और काशी हिंदू विश्वविद्यालय कुछ टर्मिनोलॉजिकल डिफरेंस है या एक ही है दोनों? सर जब उसको अंग्रेजी लिखते पढ़ते हैं बोलते हैं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और जब हिंदी में उसको उच्चारण करते हैं तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अच्छा, बनारस को काशी कहा जाता है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन मुझे आज मिली। चलिए, बहुत अच्छा है। इस समय वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप? सर अभी मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी कर रहे हैं, बहुत अच्छा। पीएचडी का टॉपिक आपका क्या है? मेरा टॉपिक है समकालीन दलित राजनीति और बहुजन समाज पार्टी का समीक्षात्मक अध्ययन उत्तर प्रदेश के संदर्भ। ठीक। ये दलित अवधारणा कब, मतलब एक राजनीतिक या एक पूछिए सामाजिक रूप से अस्तित्व में आई? सर अगर अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो जो दलित टर्मिनोलॉजी है सामाजिक दृष्टि से महात्मा फुले के लिटरेचर में दिखाई देता है, लेकिन इसका जो राजनीतिकरण हुआ इस शब्द का, तो डॉक्टर अम्बेडकर के आने से व्यापक पैमाने पर इसको दलित राजनीति से जोड़ा जाता है इस शब्द को। अच्छा, बाद में इसको सर मानव तानसेन नाम ने उसको बहुजन अवधारणा से कन्वर्ट किया, उसका व्यापक रूप दिया। अच्छा, आपने दलित के बारे में आपने बात की, तो हु वेयर शूद्रास आपने पढ़ी होगी, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी है। उसमें शूद्र की उन्होंने जो अवधारणा बताई है, क्या आप पढ़े हैं तो बता सकते हैं क्या है? उन्होंने जो शूद्रों की उत्पत्ति को जो बताया है, उन्होंने कहीं ना कहीं उसको क्षत्रिय से जोड़ा है, और उन्होंने उसमें एक जो गोत्र होता है उन्होंने उसको सूर्यवंशी क्षत्रिय से जोड़ा है। उसके पीछे बेसिक कुछ खान पान का लेके इशू बताया था शायद डॉक्टर साहब ने। चलिए, कौन सा पेपर आपका सबसे अच्छी स्थिति में है? अभी तो सर मतलब एग्जाम दिए हैं तो सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा था, लेकिन अच्छा सर मैं थोड़ा बेहतर भारतीय राज्य व्यवस्था में कर सकता हूँ। भारतीय राज्य व्यवस्था। चलिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नाम आपने सुना है? जी। तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार, ये दो शब्द बड़े ही सरल हैं, बहुत बेसिक है। तो दोनों में कुछ अंतर है कि दोनों एक ही हैं? तुलनात्मक, व्हाट इज द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट? सर बहुत सूक्ष्म अंतर दिखाई देता है। जैसे हम तुलनात्मक राजनीति की बात करें तो उसमें हम विभिन्न शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे संघवाद है, संसदीय व्यवस्था है, अध्यक्षीय व्यवस्था है। तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक सरकार, तो उसमें स्पेसिफिक किसी एक सरकार को लेते हैं, फिर उसका वर्ड ऑर्डर पे देखते हैं, जैसे संसदीय व्यवस्था क्या है। इसमें व्यापक कौन है? तुलनात्मक राजनीति व्यापक है या तुलनात्मक सरकार व्यापक है? तुलनात्मक राजनीति व्यापक। चलिए, अच्छा, राजनीति और राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन में क्या अंतर है? जो राजनीतिक दर्शन है सर, उससे निकला है राजनीतिक विज्ञान। जो विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान है तो वो सिस्टमेटिक है, उसमें अपने एक्सपीरियंस जुड़े हैं, वो फैक्चुअल भी हो सकता है, वर्णनात्मक भी हो सकता है, लेकिन जो दर्शन है वो पुनर्निर्माण भी करता है, समालोचना भी करता है। इस तरह से अंतर देख सकते हैं। अच्छा, ये मानकीकरण की अवधारणा, नॉर्मलाइजेशन किस में पाया जाता है? वह विज्ञान में पाया जाता है या दर्शन में? दर्शन। ठीक। आप ये बताइए कि जैसे संविधान आपका अच्छा है ना, आपने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ज़्यादा अच्छा है ना, क्या थ्योरी भी आपने पढ़ी है? थ्योरी में कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है, जिसको आपको मन के करीब लगता हो? स्वतंत्रता। अच्छा अच्छा, तो स्वतंत्रता किसे आप कहेंगे? व्हाट इज़ द लिबर्टी, व्हाट इज़ द फ्रीडम? जैसे अगर टर्मिनोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो जो लिबर्टी है सब वो कहीं ना कहीं नकारात्मक सिद्धांत की ओर ले जाता है, जबकि जो फ्रीडम है वो सकारात्मक सिद्धांत की ओर ले जाता है। अब नकारात्मक सभी प्रतिबंधों का अभाव, लेकिन सकारात्मक कहता है कि सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं, अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। तो ये अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव लिबर्टी में दिखता है या फ्रीडम में? फ्रीडम में। और लिबर्टी में क्या दिखता है? लिबर्टी में प्रतिबंधों का अभाव, हम कुछ करना चाहते हैं। तो आपने तो अभी तो कहा कि ये फ्रीडम में है, प्रतिबंधों का अभाव फ्रीडम में है। अतार्किक प्रतिबंधों का। अच्छा, अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव, और लिबर्टी में तार्किक प्रतिबंधों का भी अभाव। मतलब वहाँ अतार्किक हो, यहाँ तार्किक, मतलब दोनों में बंधन नहीं होने चाहिए। सर लिबर्टी में बंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो फ्रीडम है उसमें बंधन की बात की गई है, बस वो बंधन अतार्किक नहीं होने चाहिए। अतार्किक नहीं होनी चाहिए। जैसे एक इंडिया
इस जो है स्ट्रगल को हम क्या बोलते हैं, नेशनल मूवमेंट में ये कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसको क्यों इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कहा जा रहा था? सर जैसे कि हम उसको इंडियन लिबर्टिकल स्ट्रगल कह देते। जैसे हम उस टाइम को देख रहे थे, तो अब उसको हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन या इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो बोल रहे हैं सर, उसमें यही है कि अब कुछ हम स्वतंत्रता चाहते हैं तो कैसी स्वतंत्रता चाहते हैं। अगर हम लिबर्टी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सर फिर हम के प्रकार किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता लेना चाहते हैं, उसमें वो हिंसात्मक मार्ग भी हो सकता है, अहिंसात्मक मार्ग भी हो सकता है। लेकिन सर जो फ्रीडम है उसमें यह है कि हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन वो स्वतंत्रता मर्यादित होगी, बंधन मर्यादित होगी का मतलब है कि ब्रिटेन के कुछ नियम कानून हमारे ऊपर चलते रहेंगे, जो परंपराएं हैं उसको हम मानते रहेंगे, यही तो मर्यादा हुई। ब्रिटेन के कानूनों की मर्यादा हमारे ऊपर लागू रहेगी, यही तो मर्यादा हो। नहीं सर, हाँ, फिर कैसे मर्यादा? ये है कि जैसे हम हमारी स्वतंत्रता से किसी और को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए हम ब्रिटिश उपनिवेश थे तो हमको उनसे आज़ादी चाहिए। ये तो लिबर्टी है भाई। सब चलिए कोई बात नहीं। दूसरा जो है न्याय क्या है? न्याय शब्द आप पढ़े होंगे, जस्टिस। तो जस्टिस क्या है? न्याय ऐसा सिद्धांत है कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिले और उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। भेदभाव धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर या अन्य किसी आधार पर उसके साथ भेदभाव ना हो, तो न्याय की श्रेणी में है। न्याय में एक वितरण की बात सब करते हैं, जैसे अरस्तु ने भी की, बाद में राल्स ने भी की। तो क्या बांट रहे थे ये लोग? सर जो अरस्तु का न्याय था तो वितरणात्मक न्याय की जो बात करें तो उनका संसाधनों का, जो पदों का वितरण की बात है, योग्यता अनुसार वो बात कर रहे थे। पद मतलब जी सर, जिसकी जो जितनी योग्यता होगी उसको उसी अनुपात में पद दिए जाएंगे। जो जहाँ रॉल्स का न्याय सिद्धांत है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो किसी भी समाज में जो किसी भी समाज के लिए कई सारे पद आवश्यक हैं, लेकिन तो उनमें जो न्याय है वो सर्वप्रमुख हो जाता है। और अरस्तु के न्याय और राल्स के न्याय में डिफरेंस क्या है? अरस्तु का न्याय है सर वो अपने तत्कालीन स्थितियों को देखते हुए जो यूनान में चल रहा था। राल्स का? और राल्स अपने 1970 वो भी तो तात्कालीन हो गया। जी सर, दोनों तो तात्कालीन हो। 1970 देख रहा है और ईशा पूर्व की बात कर रहा है सर। लेकिन इसे वो पुनर्निर्माण कर रहे थे एक प्रकार से, जो रॉल्स हैं। राल्स पुनर्निर्माण कर रहा है। तो पुनर्निर्माण किस संदर्भ में, वही तो जानना चाह रहे हैं कि क्या बनाया उन्होंने। चलिए दर्शक, क्या बताया आपने? उदय जी, आपका क्या मतलब फेवरेट जो सेक्टर है पॉलिटिकल साइंस में, क्या बताया था? कॉन्स्टिट्यूशन बताया था आपने। सकारात्मक कार्रवाई क्या है? सर सकारात्मक कार्रवाई जैसे हमारे संविधान में है कि सबको समान रूप से अधिकार दिए जाए, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं। उस विशेष अधिकार से अन्य समाज को, अन्य वर्ग को नुकसान नहीं पहुंच रहा है सर, वो सकारात्मक कार्रवाई करते हैं। आम जनजीवन से जुड़ा कोई उदाहरण बताइए। सर आम जनजीवन से जैसे देखें, भारत में जैसे आरक्षण है, एक तबका ऐसा रहेगा जो सर मुख्य धारा से पीछे रहेगा। नहीं, आपको कहीं इसका लाभ मिला? मतलब कहीं ऐसा रहा कि सकारात्मक कार्रवाई का लाभ आपको मिल रहा है बतौर नागरिक, भारतीय नागरिक? जैसे कहीं आपने अभी तक अपने जीवन में इसका लाभ लिया? चलिए, और कोई जो, अच्छा एक सवाल अभी आप सर को जवाब दे रहे थे, एक राजनीति विज्ञानी के लिए एक राजनीतिक दार्शनिक होना कितना जरूरी है? जरूरी है इस सेंस में कि सब जो राजनीति निकला वो दर्शन से निकल के आया है। तो सब, और हम अगर इसको व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो जितने भी राजनीतिक वैज्ञानिक हुए हैं तो कहीं ना कहीं दर्शन से जुड़े हुए, चाहे प्लेटो हो, चाहे अरस्तु हो या फिर रॉल्स हो। क्यों, क्या कारण है उसका? तो दर्शन सर उसमें दर्शन सर जो पुनर्समालोचनाएं हैं, पुनर्निर्माण जो हो रहे हैं समाज को, समालोचना, पुनर्निर्माण,
ये दोनों शब्द आपने कहाँ से पढ़े हैं? सर ओपी गावा की ओपी गावा किताब में लिखा हुआ है, तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? क्या समालोचना, कैसा पुनर्निर्माण एक राजनीतिक दार्शनिक के लिए जरूरी है? सर जो अवधारणाएं दी गई हैं, जो सिद्धांत हैं, अगर उनमें कुछ कमियां रहेंगी, उनको सुधारने के लिए सब पुनर्निर्माण किया जाएगा तो कोई एक नई थियरी निकल के आएगी। सर उसमें जो अगली जो मुझे समझ में आ रहा है, तो अगली कड़ी होगी तो सर उसमें भी कुछ कमियां रहेंगी, तो अगला आदमी उसको समालोचना के तौर पर रखेगा। ठीक। और कोई सेक्टर जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हैं? नहीं, पॉलिटिकल साइंस का कोई और IR है, कंपैरेटिव है, थ्योरी है, कौन जो आपको और अच्छा लगता है? हाँ, राजनीतिक सिद्धांत। सिद्धांत जो बनता है, सिद्धांत पहले सिद्धांत क्या होता है ये बताइए। सर सिद्धांत किसी भी बातों का या किसी भी सर क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना, एक सिस्टमेटिक वे रूप से सिद्धांत बताएगा। ये तो विज्ञान की परिभाषा हो गई जो हम लोग कक्षा 6ठी में पढ़ते हैं कि व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जो सैद्धांतिकरण की प्रक्रिया होती है, जिसको थियोराइजेशन बोलते हैं, वो क्या होती है? कैसे कोई सिद्धांत आता है, उसको समझाइए। जैसे आप सुनते हैं लिबर्टी है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, ये सब सिद्धांत ही है। तो कैसे ये क्यों, क्या कारण है कि इनको सिद्धांत कहा जाता है? ठीक। अच्छा, कंपैरेटिव में क्या आपकी रुचि है? डेविड ईस्टन का नाम सुना आपने? सबसे ज़्यादा श्रेय किस बात के लिए इनको दिया जाता है? सर जो उनका सिद्धांत आया था आगत निर्गत उपागम के लिए। समझा पाएंगे उसको, क्या है आगत निर्गत? सर डेविड ईस्टन अपने थियरी में कहते हैं कि जो आगत निर्गत उपागम है, जो समाज में व्यवस्था चल रही है, उसमें कुछ हमारे आगत होंगे इनपुट, और कुछ होंगे निर्गत आउटपुट। इन जो हमारी कुछ डिमांड्स होंगी वो व्यवस्था में जो जाएंगी तो इनपुट के माध्यम से जाएंगी। बाद में उसमें जो व्यवस्था बनी है, वो व्यवस्था क्या निर्णय लेती है, वो निर्गत के माध्यम से हम तक पहुँचेगी। ये व्यवस्था क्या है? सब व्यवस्था के अंतर्गत हम सब सिस्टम कहा था, व्यवस्था क्या है? व्यवस्था के अंदर हम सब सरकार को रख सकते हैं। हॉब्स का नाम सुना है आपने? हॉब्स ने प्राकृतिक कानूनों की बात की थी। 19 प्राकृतिक कानून उसने दिए थे, सुना है? प्राकृतिक कानून के बारे में जानते हैं कुछ? क्या कहते हैं इसको? मार्क्स को पढ़ा है? मार्क्स की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये उसका ओरिजिनल सिद्धांत था कि ये उसने कहीं से लिया था? लिया। किससे? तो उनका जो द्वंद्वात्मक है उन्होंने हीगल से लिया था, और जो उनका भौतिकवाद है फायरबेग एक डॉक्टर उनसे लिया था। फ्यूररबाख। हाँ। और क्या हीगल ने भी किसी से ये लिया था? क्या हीगल ही अंतिम व्यक्ति थे जिससे मार्क्स ने लिया? जो द्वंद्वात्मक है सर, हमको ये प्रक्रिया वास्तव में कहाँ से शुरू होती है? सर ये ग्रीक चिंतन से शुरू होती है। हमको सुकरात में भी दिखाई देती है, प्लेटो में भी दिखाई देती है। सर प्लेटो में कहाँ दिखाई देती है आपको? सर जैसे है कि जैसे प्लेटो के मुख से सुकरात बोल रहे हैं। सर जो प्लेटो सुकरात में अगर सर हमको डायलेक्टिक्स दिख रहा है, तो सर हमको डायलेक्टिक्स है क्या, ये सब समझिए। थोड़ा भारी भरकम शरीर है, द्वंद्वात्मक, समझ लो, थोड़ा समझाएं। तो इसमें जैसे कोई चीज़ है तो उसको हम समझ रहे हैं, लेकिन तब तक समझ रहे हैं जब तक हमको उसका कोई प्रतिवाद नहीं मिल रहा है। जब प्रतिवाद मिल रहा है तो उसको हम खंडित करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि जो प्रतिवाद है वो व्यवहारिक कुछ बता सकते हैं? कोई उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण से। जैसे एक बीज है, हमने बीज को लिया, अब वो हम उसको वाद मान सकते हैं। बीज को हमने रोपा तो एक वृक्ष बन गया, तो वो प्रतिवाद हो गया। लेकिन सर अब वृक्ष भी बड़ा होकर एक प्रक्रिया में जाएगा, बाद में फिर उसमें फल लगे,
फिर उसका बीज निकला तो फिर सर एक बीज बनेगा। तो ये संवाद, विवाद प्रतिवाद संवाद चलता रहेगा, इसी को द्वंद्वात्मक कह सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आप शिक्षक बनेंगे, तो आपकी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, जिसमें से हर कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, तेज बुद्धि के भी हैं, थोड़ा औसत बुद्धि के भी हैं, थोड़ा बहुत कमज़ोर विद्यार्थी भी हैं, और आपको मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस का कोई कॉन्सेप्ट समझाना है, जैसे मान लीजिए द्वंद्वात्मक भौतिकवादी समझाना है, ठीक है, तो वो कौन सा सर्वोत्तम तरीका आप अपनाएंगे या सर्वोत्तम विधि अपनाएंगे जिससे सभी 20 विद्यार्थियों की समझ का स्तर एक जैसा हो? एक ऐसा एग्जाम्पल बनाएंगे जो व्यवहारिक हो, बच्चों के नज़दीक हो। हम लोग को समझा दीजिए। कोई एक टॉपिक पढ़ाइए और व्यवहारिक पढ़ाइए। यही पढ़ा दीजिए, द्वंद्वात्मक ही पढ़ा, भौतिकवाद पढ़ा दीजिए हम लोग को। पढ़ाइए। मान लीजिए हम लोग आपके विद्यार्थी हैं, आप हम लोग को पढ़ा दीजिए। जैसे कि है या अगर आपको इसमें दिक्कत है तो अपना कोई फेवरेट टॉपिक आप बस समझा दीजिए। जैसे सब स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता को हमने लिया। अब स्वतंत्रता है कि हम किसी भी काम को करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन तो ये एक प्रकार से हम इसको वाद मान सकते हैं कि विचार के रूप में हमारे सामने है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता है क्या? प्रतिबंधों का अभाव। जाहिर सी बात, प्रतिबंधों का अभाव तो रहेगा, तो इसी से व्यक्ति कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। कोई किसी को मार भी सकता है, कह मेरी स्वतंत्रता है, किसी को आप शब्दों का प्रयोग कर सकता है, वो कह मेरी स्वतंत्रता है। तो सर इस तरह से उसका एक प्रतिवाद बनेगा। प्रतिवाद क्या आएगा? आप स्वतंत्रता समझा नहीं हो कि द्वंद्वात्मकता, स्वतंत्रता के माध्यम से द्वंद्वात्मकता बहुत अच्छी। सर उसका जब प्रतिवाद आएगा तो उसमें कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, इस पर ये स्वतंत्रता तार्किक नहीं है, तो उस पर कुछ प्रतिबंध लगेंगे। सर जब प्रतिबंध लग जाएंगे तो वो हमको ले जाएंगे प्रतिवाद की ओर। लेकिन सर जब प्रतिबंध लग जाएंगे तो फिर हम कहीं भी आएंगे जाएंगे, कुछ बोलेंगे तो तमाम तरह के बाउंडेशन हम पे लग जाएंगे। तो सर उसका भी एक प्रतिवाद होगा। तो फिर कहा जाए कि नहीं, ये स्वतंत्रता ठीक नहीं है, ऐसी स्वतंत्रता हो जो अतार्किक ना हो, तो मर्यादित हो, हमको किसी को नुकसान भी ना हो और हम स्वतंत्र भी रहें। तो सब इस तरह से सकारात्मक स्वतंत्रता आ जाएगी, और ये सकारात्मक स्वतंत्रता हमको संवाद की ओर ले जाएगी। ठीक, मान लीजिए सर को समझ में आ गया आपके पढ़ाने का ये तरीका, लेकिन मुझे अभी भी नहीं समझ में आया, तो अब आप कैसे समझाएंगे मुझे? कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे? जैसे हम उसको सर टेक्नोलॉजी से देखते हैं। जैसे सर एक टाइम था कि हम 2G डेटा इस्तेमाल करते थे, हमारे पास एक छोटा फोन रहता था, वो एक विचार के सामने, बात के सामने हमारे सामने था। लेकिन सर फिर हमें लगा कि इससे काम हो नहीं पा रहा, आदमी की आवश्यकताएँ बढ़ी, तो फिर उन्होंने 3G लाया और एंड्रॉयड फोन लाया। तो एक उसका जो वाद था, जो कीपैड फोन था, उसका प्रतिवाद आया, तो 3G डेटा आया और एंड्रॉयड फ़ोन हमारे हाथ में आया। बाद में वो डेटा उतना स्पीड नहीं दे रहा था, हमको और आवश्यकताएँ थी। तो फिर इसके बाद सर टेक्नोलॉजी ने और अपने आप थोड़ा समझ रहे हैं कि बाद प्रतिवाद फिर संवाद, और संवाद स्वयं में बात हो जाता है। उस 5G पे जाएंगे, 6G पे जाएंगे, फिर हम 2G पे आ जाएंगे। बात फिर संवाद हमेशा बात बन जाता है। संवाद जब अगले चरण के लिए बढ़ते तो बात बन जाता है। तो आप तो 5G के बाद 2G कहाँ आएंगे? फिर अब तो आगे बढ़ जाएंगे, फिर 5G 6G 7G। नहीं, एक चीज़ और, आप द्वंद्वात्मक के माध्यम से स्वतंत्रता समझा रहे थे, आप फिर से द्वंद्वात्मक ही समझाने लग गए सर। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए सर। मैंने अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। नाम क्या था? चलिए, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों एक हैं या अलग अलग? सर अलग अलग क्या अंतर है? जैसे जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा में सभी वयस्क नागरिकों का जो समूह है वो ग्राम सभा आएगा। लेकिन जो ग्राम पंचायत है, उस ग्राम सभा से कुछ सदस्य चुने जाएंगे जिनके समूह को ग्राम पंचायत। अच्छा, एक आपके प्रियम्बल में, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है ना? और मूल अधिकार में भी स्वतंत्रता दी गई है 6 प्रकार की। दोनों में कोई अंतर है या दोनों एक ही हैं? प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता दिया गया वो फ्रेमवर्क रखा गया, लेकिन उसका जो व्यवहारिक रूप है मूल अधिकार में रखा गया है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है?
ठीक